वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की अपनी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी रिलेशन ऑफ ईएमएफ विद थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। तो हम तीन थर्मोडायनेमिक फंक्शंस को यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। तो सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये तीनों चीज़ें हैं क्या। तो फर्स्ट वन इज डेल्टा जी, जिसको हम कहते हैं फ्री एनर्जी चेंज। दिस इज फ्री एनर्जी चेंज, जिसको हमने नर्न्स्ट इक्वेशन में भी कंसिडर किया था। इसके बाद जो दूसरी टर्म है दैट इज डेल्टा एच। डेल्टा एच इज बेसिकली एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज इज टर्म्ड एज डेल्टा एच एंड थर्ड वन इज डेल्टा एस। डेल्टा एस होती है हमारी एंट्रोपी चेंज। तो ये तीन थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हमारे पास हैं। जिन तीन थर्मोडायनेमिक फंक्शंस के रिलेशन को हमें समझना है, किसके साथ में? ईएमएफ के साथ में। अभी पहले हम इसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर लेते हैं कि व्हाट इज फ्री एनर्जी चेंज। तो इसको हम कहते हैं कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू डू वर्क। कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू डू वर्क, कि कितना वर्क कोई भी सिस्टम कर सकता है, उस सिस्टम की क्या कैपेसिटी है, उसको हम कहते हैं फ्री एनर्जी चेंज। इसके बाद में हमारे पास है एंथैल्पी चेंज। तो जो एंथैल्पी है दैट इज टोटल हीट कन्वर्टेड ऑफ द सिस्टम। इसके बाद थर्ड टर्म हमारे पास है एंट्रोपी चेंज। तो बेसिकली दिस इज द डिसऑर्डर और वी कैन से मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। दैट मीन्स हमारा जो भी सिस्टम वर्क कर रहा है उसमें कितना वर्क एक्यूरेसी से हो रहा है और कितना वर्क जो है वो हमारा डिसऑर्डर की फॉर्म में है। तो ये तीन टर्म हमारे पास हैं, डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज की फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम टू डू वर्क, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज विच इज टोटल हीट कन्वर्टेड ऑफ द system, then delta S is entropy change which is considered as the measurement of disorder of the system। तो अब इन तीनों टर्म्स के कोरिलेशन को हमें अंडरस्टैंड करना है ईएमएफ के साथ। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला कोरिलेशन हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल। जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसे हमने कंसिडर किया डेल्टा जी की फॉर्म में। तो गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो इसके लिए हम जो रिलेशन यूज करते हैं दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। इस रिलेशन को हमने नर्न्स्ट इक्वेशन में भी यूटिलाइज किया था। तो और अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कंसिडर करें तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। जो वैल्यू हमारे पास डेल्टा जी की निकल कर आती है, ये निकल कर आती है जूल की फॉर्म में, बट इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिट कन्वर्जन की हेल्प से, जूल की जगह कैलोरी की फॉर्म में भी। अब इस डेल्टा जी के लिए हमारे पास कंडीशंस होती हैं सेल के या रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने या ना होने की। अगर हमारे पास दैट इज वी कैन से इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो हम लिख सकते हैं डेल्टा ई कैसा होगा, दैट विल बी पॉजिटिव। डेल्टा ई इज पॉजिटिव। तो दो कंडीशन हमारे पास है बट है साइमल्टेनियस कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो डेल्टा ई हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस कंडीशन में जो रिएक्शन होगी दैट विल बी स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर इसकी ऑपोजिट कंडीशन हो, यानी अगर हम कंसीडर करें कि जो डेल्टा जी की वैल्यू है अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो दूसरी वैल्यू जो इसके रेस्पेक्टिव हम कंसीडर कर रहे हैं डेल्टा ई, वो कैसी हो जाएगी, दैट विल बी नेगेटिव। और इस कंडीशन में जो हमारी रिएक्शन है दैट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। सो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब एक थर्ड कंडीशन भी हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि अगर जो डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास है अगर वो जीरो है, सपोज डेल्टा जी इज जीरो, अगर डेल्टा जी जीरो है तो जो डेल्टा ई की वैल्यू है दैट विल बी ऑल्सो जीरो। तो उस कंडीशन में जो हमारी रिएक्शन है वो कहाँ होगी, दैट इज एट इक्विलिब्रियम। तो ये तीन कंडीशंस फॉलो होती हैं। तो हम डेल्टा जी को यानी गिब्स फ्री एनर्जी को कोरिलेट कर सकते हैं ईएमएफ के साथ में अपनी इस सिंपल सी रिलेशन की हेल्प से, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। जो थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हैं, इन थर्मोडायनेमिक फंक्शंस के रिलेशन पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसी के बेसिस पर हम इनके फॉर्मूले जो हैं
उनको कंसिडर कर रहे हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अपनी सेकेंड टर्म की तरफ या सेकेंड रिलेशन की तरफ, विच इज एंथैल्पी एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल। ईएमएफ ऑफ अ सेल, क्योंकि हमें तीनों रिलेशंस दिखाने हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी का, किसके साथ में, ईएमएफ के साथ में। तो देखते हैं एंथैल्पी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंथैल्पी जो है इसे हम डेल्टा एच की फॉर्म में कंसीडर करते हैं, दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। इस फॉर्मूले में डेल्टा एस भी कंसीडर हो रहा है। डेल्टा एस जो है इट इज एंट्रोपी चेंज। तो हम यहाँ पर तीनों थर्मोडायनेमिक फंक्शंस को देख सकते हैं। हमारे पास डेल्टा एच भी है, डेल्टा जी भी है और डेल्टा एस भी है। लेकिन अगर हमें हमारे सिस्टम की एंट्रोपी पता नहीं है तो हम हेल्प ले सकते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन की, जिसको रीअरेंज करने के बाद में हमारे पास जो फॉर्मूला निकल कर आता है डेल्टा एच का, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट की फॉर्म में निकल कर आता है। यानी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं इस तरीके से भी, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई प्लस एन एफ टी ब्रैकेट में डेल ई ओवर डेल टी। ये जो डेल ई ओवर डेल टी है इसके साथ में पी रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये जो हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम तब यूटिलाइज करेंगे जब हमें क्वेश्चन में टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया होगा और हमारे पास एंट्रोपी की वैल्यू नहीं होगी। अगर हमारे पास एंट्रोपी की वैल्यू है तो हम अपने इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले को यूज करके एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन के बेसिस पर अगर हम कंसीडर करें तो n और f ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। और जो हमने लिखा है डेल ई ओवर डेल टी, दिस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो कैपिटल टी है दैट इज ऑल्सो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर हमें केल्विन की फॉर्म में दिया होगा। अब अगर इस वैल्यू के बेसिस पर हम टेम्परेचर कोफिशिएंट को कंसीडर करें, यानी इस सेकेंड वाली इक्वेशन में अगर हम टेम्परेचर कोफिशिएंट के बेसिस पर कंडीशंस को कंसीडर करें, दैट मीन्स इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज जीरो, तीन कंडीशंस हो सकती हैं, या तो जीरो होगा या फिर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट जीरो है तो इसका मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द एंथैल्पी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू एंथैल्पी। लेकिन अगर हम इसके अलावा सेकेंड कंडीशन को फॉलो अप करें जिसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं, तो वी कैन से इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, यानी अगर इस टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है तो इस केस में जो ईएमएफ है वो इंक्रीज होगा और साथ साथ जो टेम्परेचर है दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होने पर जो ईएमएफ की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। तो वी कैन से ईएमएफ इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। ईएमएफ इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, और इसको हम कैसे कंसीडर करेंगे कि जो सेल का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ड्यूरिंग वर्किंग डिक्रीज होगा। सो वी कैन ऑल्सो से दैट temperature of cell decreases during working। तो हम ये मान सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ईएमएफ की वैल्यू इंक्रीज होगी, और ईएमएफ की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब है कि जो सेल का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। लेकिन अगर हम इसकी अपनी थर्ड कंडीशन को कंसीडर करें, दैट इज इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नेगेटिव, यानी इस बार अगर नेगेटिव है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन विल बी ऑपोजिट। तो नेगेटिव में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम हो जाएगी और एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। तो वी कैन राइट इट एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्मॉलर देन एंथैल्पी। और इसका क्या मतलब है कि ड्यूरिंग वर्किंग कंडीशन जो टेम्परेचर ऑफ द सेल होगा दैट विल इंक्रीजेस। तो वी कैन राइट इट एज टेम्परेचर ऑफ सेल ड्यूरिंग वर्किंग increases during working increases। तो ये तीन कंडीशंस हमारे पास हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट के रेस्पेक्ट में। इफ इट वुड बी जीरो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंथैल्पी के इक्वल होगी,
अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती है तो टेम्परेचर के साथ साथ ईएमएफ इंक्रीज होगा, दैट मीन्स सेल का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती है तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम है देन एंथैल्पी, जिसकी वजह से जो वर्किंग कंडीशन होगी उस वर्किंग कंडीशन में जो हमारा सेल है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि एंथैल्पी को हम कैसे कंसिडर करते हैं, दैट इज टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। तो अगर उस हीट कंटेंट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें कम मिल रही है तो दैट मीन्स ऑब्वियसली सेल का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने थर्ड थर्मोडायनेमिक फंक्शन की तरफ, विच इज एंट्रोपी। तो थर्ड हेडिंग यहां पर डाल रहे हैं, एंट्रोपी एंड ईएमएफ। थर्ड वन इज एंट्रोपी एंड ईएमएफ। एंट्रोपी को हम कंसिडर करते हैं डेल्टा एस की फॉर्म में, और एंट्रोपी और ईएमएफ के अगर रिलेशन को हम देखें तो इसको हम मेंशन कर सकते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ डेल ई ओवर डेल टी, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट के रेस्पेक्ट में इसको हम कंसिडर कर रहे हैं। और इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला हमने अभी डेल्टा एच के रेस्पेक्ट में भी देखा था, तो उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर, वहां से भी हम एंट्रोपी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, विच वॉज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इस फॉर्मूले को भी यूटिलाइज करके, यानी अगर हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं दिया है और हमारे पास फ्री एनर्जी और एंथैल्पी है, साथ में हमें टेम्परेचर गिवन है, तो उसकी हेल्प से भी हम एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारी एंट्रोपी है, जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर निकल कर आता है जूल पर केल्विन में, बट यहां पर भी हम हीट की यूनिट को चेंज कर सकते हैं, यानी जूल की जगह उस यूनिट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैलोरी की फॉर्म में। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारा सेकेंड रिलेशन था, एंथैल्पी एंड ईएमएफ ऑफ द सेल डेल्टा एच की वैल्यू, तो इस डेल्टा एच को भी हम कैलकुलेट करते हैं जूल की फॉर्म में। तो ये हमारी इन जनरल कैलकुलेशन के पार्ट होंगे, जिसमें हमारे पास तीन अलग अलग फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ, दूसरा फॉर्मूला एंथैल्पी एंड ईएमएफ जो कि डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस भी है और टेम्परेचर कोफिशिएंट के रेस्पेक्ट में भी है, एंड थर्ड वन इज एंट्रोपी विच इज बेस्ड ऑन द टेम्परेचर कोफिशिएंट एज वेल एज फ्री एनर्जी एंड एंथैल्पी। तो आई होप ये तीनों फॉर्मूले जो हैं इसको आप अच्छे से याद करेंगे, ताकि इसके बेसिस पर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।